हेलो दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस मंत्रा में स्वागत करता हूं। इनको टर्म्स में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज हम डेप के बारे में डिस्कस करेंगे, डिलीवरी एट पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने डेट के बारे में डिस्कस किया था। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखा था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों कि डेप का मतलब हुआ डिलीवरी एट प्लेस। किसी भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में प्लेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है और इस पूरे ट्रांजैक्शन में 3 कंपोनेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कॉस्ट कौन बियर करेगा, और तीसरा, रिस्क का इन्वॉल्वमेंट। ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। जब भी कोई एक्सपोर्टर और इंपोर्टर यानी सेलर और बायर किसी भी चीज़ को सेल और बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें इस टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, कहीं पे CIF का यूज होता है, कहीं पे CIP का यूज होता है, कहीं पे DIP का DAP का यूज होता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हैं। ठीक है, इनको टर्म्स की टर्मिनोलॉजी है। इनको टर्म्स मीन्स इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म और इसको ICC ने डिफाइन किया है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर DAP के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर। सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक है, सेलर अपने वेयर हाउस या फैक्ट्री में सामान को प्रॉपर पैक करेगा। ठीक है, प्रॉपर पैक करने के बाद उस सामान को यहाँ से पैक किया, पैक करने के बाद उसने लोड किया। लोड किस पे किया? लॉजिस्टिक ट्रक पे किया। ठीक है, ये ट्रेन भी हो सकता है। एंड ऑफ द डे ये तो होगा पोर्ट से या एयरपोर्ट से या शिप पोर्ट से। डिलीवरी बाहर कंट्री में कैसे जाएगी? 2 ही तरीके से जा सकती है। तीसरा तरीका है आपका इनलैंड बॉर्डर है तो वो ट्रक के थ्रू भी जा सकती है। बहरहाल यहाँ पे हम डिस्कस सभी कर रहे हैं केवल पोर्ट और एयरपोर्ट के बारे में। सामान यहाँ पे आपका लोड हुआ। ठीक है, फिर वहाँ पे फ्रेट फॉरवर्डिंग के एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हुए। लोड होने के बाद यहाँ पहुँचा, फ्रेट फॉरवर्डिंग के एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हुए। फिर यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस हुआ। ठीक, कस्टम क्लियरेंस करने के बाद सामान अनलोड हुआ। ठीक है, और जब पोर्ट पे पहुँचा तो पोर्ट के कुछ चार्जेस होते हैं जिनको हम टर्मिनल चार्जेस बोलते हैं। तो वो जो भी टर्मिनल चार्जेस होंगे उसको पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ यहाँ वेयर हाउस से ले करके ये वेयर हाउस से लेके इस पोर्ट तक पहुँचने में जो भी रिस्क इन्वॉल्वमेंट होगा वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो रिस्क सेलर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो इंश्योरेंस भी लेगा। ठीक है, जब उसने इंश्योरेंस लिया फिर सामान पोर्ट पे पहुँच गया। ठीक है, उसने अपने रिस्क को कवर कर लिया, सामान पोर्ट पे पहुँचा। पोर्ट पे पहुँचने के बाद सामान लोड होगा तो पोर्ट पर लोडिंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेलर की है। उसने शिप में सामान को लोड किया या प्लेन पे भी सामान लोड कर सकता था। ठीक है, यहाँ पे उसने सामान को लोड किया और फिर ये जो रिस्क का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो उसने एक इंश्योरेंस भी ले लिया। ये कंपलसरी है तो उसने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इंश्योरेंस भी ले लिया। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में बिजनेस होता है, गुड्स को पहुँचाते हैं, उसकी जो कॉस्टिंग यानी फ्रेट कॉस्टिंग जो भी आती है उसकी पेमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में मुंबई पोर्ट से सेलर का पोर्ट और ये क्या है, ये बायर का पोर्ट से न्यूयॉर्क पोर्ट। तो सेलर पोर्ट से न्यूयॉर्क पोर्ट में पहुंचने में जो भी रिस्क इन्वॉल्वमेंट होगा वो सेलर का होगा। एक बार सामान यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, तो सामान को अनलोडिंग कराना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है। ठीक है, DAP टर्म्स में। ठीक, फिर लेकिन इसके बाद जब वो बायर के पोर्ट पे पहुँचता है, बायर के पोर्ट पे पहुँचेगा तो कस्टम क्लियरेंस कराना, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का पेमेंट करना, ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी।
फिर क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी यूज की है ये डिलीवरी एट पॉइंट, तो पॉइंट तो ये हुआ नहीं, पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट उसकी फैक्ट्री या उसका वेयर हाउस होगा। तो पोर्ट से ले करके, ठीक है, उसके पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेलर की होगी, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेट एंड डीएपी, ठीक है। तो डेट में कहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, केवल पोर्ट में अनलोड कराने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट थी, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी हो गया। तो डेट का में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक थी, पोर्ट में पहुँचा के सामान को अनलोड करना, उसके बाद लोडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टम क्लियरेंस, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की थी। बट इन केस ऑफ डीएपी यानी डिलीवरी एट पॉइंट, डिलीवरी एट पॉइंट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, वहाँ तक पहुँचाने की, ये हो जाएगी सेलर की, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों ये ग्राफ ही अपने आप में सफिशिएंट है टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बट मैं आपके लिए रिकैप करता हूँ, इसको समराइज करता हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ हियर सेलर पॉइंट्स। सेलर ने क्या किया, सामान को पैक कर दिया, पैक करने के बाद लोड किया, लोड करने के बाद आपको पोर्ट तक ले गए, पोर्ट में जो भी टर्मिनल चार्जेस होंगे, उसके पहले कस्टम क्लियरेंस के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी प्रोसेस होंगे, उसको कंप्लीट कराना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वो एक इंश्योरेंस ले लेगा इनलैंड ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो सामान को शिप में या प्लेन में लोड कर दिया, तो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक पहुंचने में जो भी रिस्क इन्वॉल्वमेंट होगा, उसको कवर करने के लिए सेलर एक इंश्योरेंस भी लेगा। सेलर ने जब इंश्योरेंस ले लिया और इस एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जाने के बीच में जो फ्रेट के एक्सपेंसेस होंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी, ठीक है। वो फ्रेट कॉस्ट भी सेलर ही बियर करेगा। अब सामान बायर के पोर्ट पे पहुंचा तो सामान को अनलोड कौन करेगा, सेलर करेगा, ठीक है। सामान को अनलोड करने के बाद बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होगी, वो कस्टम क्लियरेंस में सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेगा और उसकी कॉस्ट को भी बियर करेगा, ठीक है। और वहाँ से जो भी इंपोर्ट और ड्यूटीज़ का पेमेंट उसे करना पड़ेगा, ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर उसके बाद फिर से सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। ये एक बार ड्यूटीज़ और ये सारी चीज़ों की फॉर्मेलिटीज़ अगर बायर ने पूरी कर ली, तो फिर से सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाएगी, फिर से वो सामान को लोड करेगा, ठीक है। तो सामान पोर्ट से लेकर के वो उसके प्लेस तक पहुंचाएगा, इसलिए इसका नाम डीएपी रखा है, डिलीवरी एट प्लेस, प्लेस तक पहुंचाएगा। तो प्लेस में पहुंचाने तक वो एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज हो सकता है, इट्स मे बी ट्रेन, इट्स मे बी ट्रक, एनी मोड, ही कैन डिलीवर गुड्स इन एनी मोड, ठीक है। तो सामान को उसने उठाया और उठा के उसने वेयर हाउस तक सामान को पहुंचाया। इट नॉट नेसेसरी टू डिलीवर एट वेयर हाउस ओनली, इट मे बी फैक्ट्री, ठीक है, इट मे बी अनदर प्लेस एज डिफाइन इन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होगा उसको वहाँ तक पहुँचाना होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए समराइज कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद सेलर की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सेलर को प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है, वो सेलर प्रोवाइड करेगा। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। सेल इनवाइस, कमर्शियल इनवाइस, जैसे जनरली होता है कि भैया अगर आपने कोई सामान बेचा है तो उसकी इनवाइस देंगे, सिंपल एज, तो यहाँ भी आपको इनवाइस देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको गुड्स डिटेल का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देना होगा कि कौन कौन से इसमें गुड्स हैं, उनका वेट क्या है, कितने नंबर्स में है, जो भी उसके गुड्स की उसकी डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको अलग से एक डॉक्यूमेंट्स उसके देने होंगे। अगर आपका सामान वुडिंग पैकिंग है तो आपको एक वुडिंग सर्टिफिकेट भी देना होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बिल ऑफ लैंडिंग देनी पड़ेगी। बिल ऑफ लैंडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इनकोटर्म्स, ठीक है। इसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एक अलग सा सेपरेट वीडियो बना करके हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और फिर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी उसे हैंड ओवर करेंगे। ये सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी डिस्कस अर्लियर के साथ साथ ये भी डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करना सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इनलैंड में जो भी पोर्ट की लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, यहाँ भी वो अपने रिस्क को कवर करने के, यहाँ पर भी वो अपने रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस लेगा। ये सारी चीज़ें वो बायर को एंड ऑफ द डे अवेलेबल कराएगा। सी इम्पोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल दिस पेमेंट, ठीक है। बट वो बार बार उस चीज़ों को करना नहीं चाहते, कहते भैया इन सब चीज़ों का एक कोटेशन बना के आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो वो हर मोमेंट पे पेमेंट नहीं करेगा, हर मोमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, हर मोमेंट पे उसके रिस्क को वो एवॉइड करेगा, ठीक है। तो अब एक्सपोर्टर की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं
जैसे कि आपने देखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर उसके बाद केवल डिलीवरी कराने तक, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है, ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब आपको एग्जांपल देते हैं कि अगर मान लीजिए कोटेशन देता है एक्सपोर्टर तो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करता है। हमारे एग्जांपल में हमने एक से कंप्यूटर का एग्जांपल लिया है कि अगर किसी कंप्यूटर की कॉस्ट 100 USD है, ठीक है, तो उसमें उसने अपने 10% प्रॉफिट मार्जिन को ऐड किया, पैकिंग चार्जेस को ऐड किया, इनलैंड लॉजिस्टिक का कॉस्टिंग ऐड किया, इसमें जो इंश्योरेंस इन्वॉल्वमेंट होगा उसका, कस्टम क्लियरेंस, टर्मिनल चार्जेस, ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डिंग के एक्सपेंसेस, ये सारी कॉस्ट को इसमें इंक्लूड किया। फिर लोडिंग एंड अनलोडिंग एट द पॉइंट ऑफ पोर्ट, वहाँ पे जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी उसको वो यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। फिर सामान लोड होने के बाद एक फ्रेट होता है, फ्रेट कॉस्ट होती है, वन सेलर पोर्ट टू बायर पोर्ट, इसके बीच की जो भी कॉस्टिंग आएगी वो भी इसमें कोटेशन में वो ऐड कर देगा, क्योंकि जो इनको टर्म्स है वो DAP है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या और कॉस्ट को इन्वॉल्वमेंट होगा उसका, ठीक है। एक बार इंश्योरेंस भी लिया उसने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, तो रिस्क की कॉस्ट को वोट कर लिया, ठीक है। अब बायर के पोर्ट पे लोडिंग और अनलोडिंग, ठीक है, एंड डिलीवरी एट पॉइंट, मतलब ट्रक में उसने सामान को पोर्ट में लोड किया, ठीक है। फिर फैक्ट्री एट प्लेस, जहाँ पे भी डिफाइन होगा, इट्स मे बी वेयर हाउस, इट मे बी फैक्ट्री, इट मे बी एनी अदर प्लेस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होगा वहाँ पर भी ये सारा सामान ले जाके वो छोड़ देगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेलर ने कोई भी कोटेशन डाला है तो जो इनको टर्म्स के हिसाब से जो भी उसका रिस्क होगा, उस रिस्क की जो कॉस्ट होगी, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो कॉस्ट होगी, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें वो इसमें इन्वॉल्व करेगा, प्लस अपने प्रॉफिट मार्जिन को वो ऐड करेगा, उस हिसाब से कोटेशन बना के वो बायर को दे देगा। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम DDP के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। DDP भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, डिलीवरी ड्यूटी पेड जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, जिन दोस्तों ने अभी तक इस हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, अपने सजेशन दें, इसको हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, सो दैट यू विल गेट आवर नोटिफिकेशन ऑन टाइम टू टाइम, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।